गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज बीएससी पार्ट थर्ड का एक यूनिट था हमारा थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। धातु संकुल के अंदर किस प्रकार से मेटल और लिगेंड के मध्य कॉम्प्लेक्स बन रहा है और उसकी स्टेबिलिटी क्या है, उसको निर्धारित करने के लिए हमने थर्मोडायनेमिकली और काइनेटिक दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में बात की थी। और उसी से रिलेटेड आगे दूसरा टॉपिक हमारा पास है फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, यानी मेटल कॉम्प्लेक्स को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, किन किन कारण जो कारक हैं वो उसको प्रभावित कर सकते हैं कि मेटल स्टेबिलिटी बढ़ जाए या घट जाए या किस कारण से हो सकता है, उसके फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, तो देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स के बहुत से कारण हो सकते हैं। आप सामान्यतः जानते हैं कि मेटल और लिगेंड के मध्य जब बॉन्ड बन रहा है तो मेटल की क्या करेक्टर हो सकते हैं, मेटल में आयोनाइजेशन प्रवृत्ति क्या है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, उसका आकार क्या है, ये सब चीज़ें लिगेंड के लिए बॉन्ड बनाने में सहायक होती हैं। तो इसी प्रकार से लिगेंड का आकार क्या है, लिगेंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, लिगेंड का अपने और मेटल की ओर आकर्षित करने का कारण क्या है, या उसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है, ये सब चीज़ें क्या है हमारे मेटल कॉम्प्लेक्स बनने वाले संकुल के लिए एक फैक्टर अफेक्टिंग का कार्य करती हैं, कारक का कार्य करती हैं। इसमें हम पहला लेते हैं नेचर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, यानी जो सेंट्रल मेटल आयन है उसकी नेचर क्या होनी चाहिए। उसके अंतर्गत देखिए हमने कुछ पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं। पहला जैसे पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल आयन, यानी धातु के ऊपर जब धनात्मक चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसकी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स की भी बढ़ जाती है, यानी जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा उसकी स्टेबिलिटी भी कॉम्प्लेक्स की बढ़ती जाएगी। दूसरा है साइज ऑफ मेटल आयन, मेटल आयन का आकार क्या है, मेटल आयन का आकार बड़ा है, इसका मतलब उसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर कम है। ऑक्सीडेशन नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, या यूँ कहें कि मेटल आयन के ऊपर चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब उसका आकार छोटा होता जा रहा है। तो इसमें साइज ऑफ मेटल आयन की अगर कम होती जाएगी तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स की बढ़ती जाएगी। साइज ऑफ मेटल आयन की अगर बढ़ती जाएगी तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स की जो है वो कम होती जाएगी। तो यहाँ पे आपको दिखाया है, देखिए साइज़ का कैसे प्रभाव पड़ रहा है इसके अंदर, इसी पे हम बात कर रहे हैं। देखिए कि साइज ऑफ मेटल आयन में ये मेटल आयन की साइज स्टेबिलिटी के लिए किस प्रकार से सहायक है, यानी जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ रही है इसका मतलब मेटल आयन की आकार जो है वो क्या है, कम होता जा रहा है। यहाँ पे हमने कम का सोल्व किया है, यहाँ हम बढ़ने की स्थिति में। तीसरा है चार्ज साइज जो है इसकी, देखेंगे चार्जिंग साइज वर्सेज साइज रेशियो जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स का है, दोनों का समान आ रहा है, इसका मतलब दोनों ही बढ़ रही हैं इसके अंदर स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स में। तो चार्ज और मेटल केटायन के ऊपर देखिए, यानी इन मेटल केटायन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका मतलब ऑक्सीकरण अवस्था उसकी ज़्यादा है। स्टेट फॉर मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, वो कैसा बनाएगा, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। हम कह रहे हैं कि मेटल के अंदर अगर आप देखें +1, दूसरा हम बात करें +2, तो ये क्या है +1 +2, जो जैसे जैसे इनमें ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रही है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब उसका आकार में कमी होती जा रही है। पहले भी डिस्कस कर चुके हम कि आकार जैसे जैसे घटेगा इसका स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स की वो बढ़ती हुई जाएगी। देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट विद लिगेंड सच है, जैसे अमोनिया H2O की हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। फ्यू एक्सेप्शंस हैं, कुछ इसके अंदर एक्सेप्शंस हैं, और ये एक्सेप्शन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। देर लाइक जैसे CO PME3 यानी ट्राई मिथाइल फॉस्फेट, ये क्या ऑर्थोफिनाइल फेनेंथ्रोलिन बाईपायरिडिल साइनाइड, ये विच फॉर्म्स मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए हमने कहा कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर मेटल कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो स्टेबल बनेगा, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि अगर ये लिगेंड हमारे पास है, कौन से साइनाइड है, बाईपायरिडिल है, ऑर्थोफिनाइल थोरलिन है, या CO है, या ट्राईमिथाइल फॉस्फेट है, ये सब अगर इस प्रकार के हमारे पास लिगेंड उपस्थित हैं तो उस समय ये निर्भर नहीं करता कि ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है कम है, तो हम कह रहे हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर भी मेटल की जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा प्रभावित होती है या ज़्यादा स्टेबल होगा। साइज ऑफ द नेक्स्ट आता है हमारे पास साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन की साइज की बात करें, द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स इंक्रीज विद डिक्रीज इन साइज ऑफ द मेटल केटायन। तो मैंने कहा था जैसे जैसे इनकी साइज जो है वो कम होती जाएगी वैसे वैसे इनकी स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने M+2, इसका मतलब धातु आयन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हमने सबके लिए, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये सब क्या बता रहे हैं, दिस ट्रेंड हमें बता रहा है कि स्टेबिलिटी इज नोन, ये इरविन विलियम सीरीज़ के नाम से भी जानी जाती है, जिसके अंदर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ से बेरियम से लेकर के आप देख रहे हैं
क्या हो रहा है कि बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, निकल तक आप देखिए, या बल्कि यहाँ कॉपर तक स्थिति देखिए क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट समान है, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन यहाँ देखिए जिंक के अंदर फिर कह रहे हैं कम हो रही है, किससे? कॉपर से भी। क्यों? कि आउटर मोस्ट सेल इसका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो द ट्रेड इज द स्टेबिलिटी नोन एज द इरविंग विलियम्स सीरीज के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इसके बाद आता हमारा दिस ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज आल्सो इज गुड एग्रीमेंट विद द चार्ज टू रेडियस। क्या कह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है इज आल्सो इज गुड एग्रीमेंट है विद द चार्ज टू रेडियस के रेशियो में। कंसेप्ट कारण बिकॉज द रेडियाई डिक्रीज फ्रॉम बेरियम टू कॉपर एंड देन इंक्रीज इन जिंक। जो हमने पहले एग्जाम्पल लिया ना उसके बारे में बता रहे हैं हम यहाँ पे कि जिंक के अंदर ऐसा परिवर्तन क्यों हुआ। तो क्या गया? बिकॉज द रेडियाई डिक्रीज फ्रॉम बेरियम से कॉपर तक की, लेकिन जिंक में अंदर क्या होगी? इंक्रीज हो गई। तो दे ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ डाइपॉजिटिव आयंस जिसमें इज बेरियम +2 मोर स्टेबल, स्ट्रोंशियम +2, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, फिर जिंक के अंदर हमने कहा सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए कॉपर से भी ज़्यादा है, यहाँ कॉपर तक कम आती जा रही है। तो ये ऑर्डर क्या बता रहा है हमें? द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आल्सो इज गुड एग्रीमेंट है किसका? चार्ज टू रेडियस रेशियो। कंसेप्ट कारण दस रेडियाई डिक्रीज, रेडिया क्या डिक्रीज हो रही है? फ्रॉम बेरियम से कॉपर तक की रेडिया जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। यहाँ तक आप देखिए इसमें क्या कर रहे हैं कि रेडिया जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिक्रीज होती जा रही है, ये रेडिया डिक्रीज होती जा रही है, रेडिया डिक्रीज। तो इससे क्या हो रहा है? लेकिन इंक्रीज इन जिंक, जिंक के अंदर रेडिया जो बढ़ गई है। तो द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ डाइपॉजिटिव आयन इज इन दिस फॉर्म। उसके बाद क्या है? दूसरा हमारे पास आता है नेचर ऑफ लिगेंड। तो पहले हमने सेंट्रल मेटल आयन के बारे में बात की, उस पर चार्ज क्या है, उसकी साइज क्या है, कैसे वो प्रभावित कर सकता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को। नेक्स्ट हमारे पास कि नेचर ऑफ लिगेंड। अब क्योंकि मेटल के साथ लिगेंड का ही बॉन्ड बन रहा है तो दो ही बातें हम करेंगे, मेटल की, लिगेंड की। मेटल की हम बात कर चुके, अब हम बात कर रहे हैं लिगेंड की। लिगेंड कैसा होना चाहिए? लिगेंड क्या है? नेगेटिव चार्ज ऑन लिगेंड द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो नेगेटिव चार्ज ऑफ द लिगेंड की जैसे जैसे बढ़ती जाएगी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। देखिए नेगेटिव चार्ज ऑफ द लिगेंड की अगर बढ़ रही है तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स की भी बढ़ रही है। तो दोनों अप साइड में जा रही हैं। साइज ऑफ द लिगेंड, अगर लिगेंड की साइज क्या हो रही है? कम हो रही है, ये एरो मैंने नीचे की ओर बना रखा है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स की क्या होगी? बढ़ेगी। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड, बेसिक स्ट्रेंथ अगर लिगेंड की बढ़ रही है तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स की बढ़ेगी। प्रोसेस ऑफ चिलेटिंग लिगेंड मेक द कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल। अब यहाँ पे एक चीज़ आ रही है, चिलेटिंग लिगेंड। मैंने बताया एक तो लिगेंड सिंपल होता है जो मोनोडेंटेड है, जैसे क्लोरीन है, साइनाइड है, H2O, ये मोनोडेंटेड अर्थात एक ही बॉन्ड ये बना सकते हैं किसके साथ? मेटल के साथ। कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो 2 या 2 से अधिक बॉन्ड बना सकते हैं, जैसे हमने कहा इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसिटिक एसिड EDTA कितने बॉन्ड बना सकता है? 6 बॉन्ड बना सकता है ना। इसे इथाइलिन डाइमीन का है EN जो क्या है? 2 बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब 2 या 2 से अधिक बॉन्ड जब बनते हैं मेटल के साथ तो वो एक कह सकते हैं पिंजरे नुमा संरचना बना लेते हैं, या शेर के पंजे के अनुसार एक संरचना बन जाती है जिसके अंदर मेटल जो है उस लिगेंड के अंदर रह जाता है एक होस्ट के रूप में। तो वो जो स्थिति बनती है वो क्या होगी? मोर स्टेबल होगा देन अदर लिगेंड के कंपेयर में। यहाँ नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे कि लिगेंड बल्कीनेस लिगेंड। अब देखिए लिगेंड मान लीजिए भारा या हल्का, भारी या हल्की से बात नहीं है, बल्कीनेस है या लाइट है। यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स की क्या होगी? अगर बल्कीनेस है तो वो लोअर हो जाएगी, स्टेबिलिटी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की बढ़ जाएगी। क्यों? कि दूसरा लिगेंड जो इसके पास आने के लिए जगह ही नहीं बच पाएगी। तो बिकॉज द लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ पे क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो कम हो जाएगी। कम होने के कारण क्या हो? यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स की बढ़ जाएगी। तो द ग्रेटर इज द बेसिक करेक्टर, अगर उसका बेसिक करेक्टर ज़्यादा है ऑफ लिगेंड तो द मोर इजीली इट कैन डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को, लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। किसको? टू द सेंट्रल मेटल आयन, केंद्रीय धातु आयन को। तो हैंस ग्रेट इज द कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी, इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो हायर द कोवलेंट करेक्टर द ग्रेट विल बी द कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी। जैसे हमने ये हेलोजन परिवार का लिया सिल्वर के साथ, सिल्वर आयोडाइड की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड। तो इस प्रकार से इसको हम विभेद कर सकते हैं। अब ये आता है लिगेंड हैविंग वेकेंट p ऑर्बिट और d ऑर्बिट। अब देखिए लिगेंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। लिगेंड कैसे हो सकते हैं? हमारे पास p ऑर्बिट वेकेंट भी हो सकते हैं, d ऑर्बिट वेकेंट भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार के लिगेंड के अंदर किस प्रकार का पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन भी होती है। तो क्या कहा? लिगेंड्स हैविंग वेकेंट p और d ऑर्बिटल्स।
टेंड टू फॉर्म क्या, पाई बॉन्ड बनाने के लिए, एंड हैज द स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद मेटल्स। लिगेंड आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग सच पाई बॉन्ड आर CO, CN, एल्कलीन, phenanthroline, etc. तो the chelates effect is that the complex resulting from coordination of the metal ions, the chelate effect के अंदर coordination of metal ion के अंदर with the chelating ligand are thermodynamically and much more stable than the complex with non chelating ligands। तो ये पहले बताया मैंने कि नॉन चिलेटिंग लिगेंड के कंपेयर में चिलेटिंग लिगेंड अगर मेटल के साथ कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बना रहा है तो वो मोर स्टेबल होगा देन अदर। तो यहाँ पे आपको कंपेयर भी करा सकते हैं या कोई एग्जांपल भी आपको ऐसा देते हैं जिसके अंदर एक के अंदर में कह रहे हैं चिलेटिंग ग्रुप बन रहा है और दूसरा हमारे पास नॉन चिलेटिंग ग्रुप होगा कि कौन सा इसमें कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड या स्टेबल है कौन सा नहीं है, तो वहाँ भी हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। ध्यान ये रखना हमें कि चिलेटिंग ग्रुप कैसा है और नॉन चिलेटिंग ग्रुप कैसा है। अगर नॉन चिलेटिंग ग्रुप है तो लेस स्टेबल होगा और चिलेटिंग ग्रुप अगर उस मेटल के साथ लगकर कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बना रहा है तो वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। चिलेटिंग लिगेंड्स आर मॉलिक्यूल विच कैन बाइंड टू सिंगल मेटल आयन थ्रू सेवरल बॉन्ड ऑन आर आल्सो कॉल्ड द मल्टी डेंटेड लिगेंड्स। मैंने कहा ना मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, डाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड। फॉर एग्जांपल EDT हेक्साडेंटेड। तो जितने बंद उसमें बन रहे हैं और यहाँ हम क्या करें, मल्टीडेंटेड लिगेंड अगर लगा हुआ है तो वो चिलेट के रूप में काम करेगा। फॉर एग्जांपल इथाइलिन डाइमीन, इसी प्रकार से ऑक्जिलेट। नॉन चिलेटिंग लिगेंड आर लिगेंड दैट बॉन्ड टू जस्ट वन साइड, केवल एक साइड से ही बंद बनाने में सहायक हो। फॉर एग्जांपल क्लोराइड, साइनाइड एंड वाटर। ये हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे। देखिए केडमियम के साथ आप देख रहे हैं ये टेट्राएमिन मिथाइलेमिन के साथ लगा हुआ है कंपाउंड, ये EN इथाइलिन डाइमीन के साथ है, ये ट्राइइन के साथ है। इससे स्वाभाविक है जितनी ज़्यादा चिलेटिंग ग्रुप बढ़ता जाएगा वो कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास कि नेचुरल, ये मेटल वाली हमने बात की। इसी में एक पॉइंट और आता है आपके पास कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या इसको प्रभावित करता है। हाँ, D0, D1, D2 अष्टक फलकीय तथा उच्च समन्वयक संख्या वाले संकुल बताते हैं। इसमें क्या D4, D5, 6 वाले अष्टक फलकीय संकुल तो बनाते हैं लेकिन 2 अधिक D कक्षा उपलब्ध नहीं करवाने के कारण क्या होता है, उच्च समन्वय संख्या वाले संकुल यहाँ पे नहीं बन पाते। इसी प्रकार से D7, D8, D9 विन्यास वाले आयनों में अधिकतम 1 D कक्षक उपलब्ध हो पाता है। अतः ये वर्ग क्या होते हैं, समतलीय संकुल बनाते हैं। D10 क्या बनाता है, टेट्राहाइड्रल संकुल का निर्माण। तो ये कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी मेटल का निर्भर करता है इसके साथ। तीसरा इसमें आगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल्स, मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसको प्रभावित करती है। कैसे, विद्युत ऋणात्मकता का मान जितना अधिक होगा लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी या उस संकुल का स्थायित्व भी उतना ही अधिक होगा। तो ये भी एक कारण है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, विपाटन के दौरान मुक्त हुई ऊष्मा CFSC का मान जितना अधिक होगा उस संकुल का स्थायित्व भी उतना ही अधिक होगा। तो ये हमें ध्यान रखना होगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान अगर ज़्यादा है तो वो संकुल ज़्यादा स्टेबल होगा देन अदर। फैक्टर रिलेटेड विद द लिगेंड्स, लिगेंड्स के बारे में चार्ज की बात हुई हमारे पास, बेसिसिटी की बात हुई, चिलेट के बारे में बताया, चिलेट इफेक्ट क्या है, नंबर ऑफ चिलेटिंग रिंग अगर कितनी है, साइज ऑफ चिलेटिंग क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, ये सब क्या है इसको प्रभावित करती हैं। जिस लिगेंड में एक से अधिक दाता परमाणु हो अर्थात जो बहुदंतक, मैंने कहा मल्टी डेंटेड लिगेंड हो तो उनके संकुल में चक्रीय संरचना बनती है, एक साइक्लिक फॉर्मेशन होती है जिसे हम किलेशन कहते हैं या किलेट कहते हैं। किलेट वलय बनने से संकुल में स्थायित्व अधिक हो जाता है और जिसे किलेट प्रभाव भी कहते हैं। किलेट वलय की संख्या जितनी अधिक होगी संकुल का स्थायित्व भी उतना ही होगा। तो मैंने कहा नंबर ऑफ चिलेटिंग रिंग, द मोर द चिलेटिंग रिंग द कंपाउंड इज द मोर स्टेबल अदरवाइज लेस स्टेबल। यहाँ पे आप देखिए कॉपर +2 4NH3 के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है, हमें टेट्राइमिन क्यूप्रेट का बना रहा +2, तो log K का मान 11.9। अब देखिए यही कॉपर जो हमारे पास किसके, इथाइलिन डाइएमिन के साथ क्रिया करके EN जिसको हम कहते हैं इथाइलिन डाइएमिन के साथ क्रिया करके एक 1 2 3 4 5 5 मेम्ब्रेन रिंग बन रही है। देखिए यहाँ पे आपको ये 5 मेम्ब्रेन रिंग कैसे हो रही है, नंबर 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, तो 5 मेम्ब्रेन रिंग बन रही है यहाँ पे। क्या 5 मेम्ब्रेन रिंग किसके साथ, कॉपर के साथ, 5 मेम्ब्रेन रिंग कॉपर के साथ। तो ये मान कितना हो गया 11.9 नहीं होकर के अब क्या हो गया 20.6
मान इसका आ गया, जो अपने पास पहले ये था। तो ये किसके कारण से बढ़ा? चिलेटिंग के कारण। क्या मेटल के साथ जो है एक रिंग फॉर्मेशन जैसे जैसे बढ़ती है नंबर ऑफ चिलेट्स, वैसे यहाँ पे कोई चिलेटिंग नहीं थी, यहाँ पे सब मोनोडेंटेड लिगेंड थे। ये कैसे हैं? ये मोनोडेंटेड है, मोनोडेंटेड। और ये क्या हमारे पास? बाईडेंटेड। तो बाई का मतलब एक दो जगह से मेटल के साथ बंध बना रहा है, तो ये बाईडेंटेड लिगेंड है, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। किलेट में 5 सदस्यों की वलय सर्वाधिक स्थायी होती है। 5 मेंबर्ड रिंग क्यों? क्योंकि इनमें धातु के साथ वलय 90 डिग्री का कोण बनाती है, चाहे संकुल वर्ग समतुल्य हो, चाहे संकुल अष्टफलकीय हो, टेट्राहाइडल हो, स्क्वायर प्लेनर हो या ऑक्टाहाइडल हो। 6 सदस्यों वाली वलय 5 सदस्यों वाले वलय से अधिक स्थायी होती है। यदि किलेट वलय संयुग्मन के साथ हो, कॉन्जुगेटेड के साथ अगर किलेट वलय है, चिलेटिंग फॉर्म है, तो कार्बोनेट, सल्फेट और इसी प्रकार से नाइट्रेट 4 सदस्य वाले वलय हैं हमारे पास। अब आता है इसमें कि फ्री हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस का क्या होता है? किसी दाता समूह के निकट कोई बड़ा समूह जुड़ा हुआ हो तो त्रिविमीय बाधा के कारण प्लेट का स्थायित्व बढ़ जाता है। निकल +2 आयन के 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन में है, लोग के का मान हमने कह रहे हैं ये आ रहा है, लेकिन यदि उस लिगेंड की स्थिति पर एक मेथिल समूह और जुड़ा हो तो उसका स्थायित्व घट करके इतना हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो लिगेंड जो लगा हुआ हमारे पास उसके अंदर बड़ा समूह है, तो वो क्या प्रभाव डाल रहा है ये हमें यहाँ पे बता रहा है। कॉज ऑफ चिलेटिंग इफेक्ट का एंट्रोपी के रूप में भी बता सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा CuH2O का होल 4 टेट्रा एक्वा के अंदर कॉपर का एक कंपाउंड है, यहाँ पे +4 NH3। इसका मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ द 1 लिगेंड H2O देन इसके NH3 के द्वारा होगा। तो ये तो हमारे पास रिएक्टेंट में कितने मॉलिक्यूल हैं? 4 तो हमारे पास अमोनिया के हैं और एक हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स जो है बना उसका। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितने हो गए? 5। प्रोडक्ट में आप देखिए ये कितना है? एक तो हमारे पास यहाँ पे है और 4 यहाँ पे बने, तो प्रोडक्ट में भी क्या हमारे 5 ही हैं। इसका मतलब दोनों के अंदर नंबर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर जो नंबर है वो समान है। लेकिन अब क्या है? क्रियात्मक समूह क्या है? क्रियाकारक उत्पाद के अणुओं की संख्या अगर समान है तो क्या होगा? डेल्टा S = 0, एंट्रोपी क्या होगी? 0। अतः एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं है। देन नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ पे 2 अणु इथाइलिन डाइएमीन के लगे हुए हैं, एक अणु हमारे पास कॉम्प्लेक्स है टेट्रा एक्वा क्या, तो ये टोटल क्या हो गए? 3 अणु हो गए। आगे देखिए इसके अंदर यहाँ पे कितने अणु हो गए? 4 अणु H2 के हैं और एक अणु हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है, टोटल कितने हुए? 5 हो गए, 3 से 5 हो गए। इसका मतलब क्रियाकारक कारक की तुलना में उत्पाद अणुओं की संख्या में क्या हुई? वृद्धि हुई 2 की। अतः एंट्रोपी के मान में भी क्या होगा? एंट्रोपी के मान में भी वृद्धि हुई, तो डेल्टा S = पॉजिटिव मान आएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? एंट्रोपी में अभिवृद्धि हो रही है। तो क्रियाकारक और उत्पाद के अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल समान है तो एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर दोनों के मान में अंतर है, उत्पाद के अणुओं की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब एंट्रोपी का मान में अभिवृद्धि हो रही है, डेल्टा S जो है पॉजिटिव जा रहा है। इसका कारण क्या होगा? कभी कभी क्या होता है? किलेशन के समय बने संकुलों का स्थायित्व अपेक्षा से कम भी हो जाता है, ये भी ध्यान रखना है। ऐसा संरचनात्मक अंतर के कारण, यानी उसकी स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन क्या है, संरचनात्मक अंतर के कारण भी कई बार क्या किलेट बनने से भी संकुल का स्थायित्व जो हम करें कम। फॉर एग्जांपल देखिए, सिल्वर आयन द्वितंतुक लिगेंड के साथ बने संकुलों का स्थायित्व कॉपर निकल के साथ संकुलों की तुलना में कम होता है। किसमें? सिल्वर में। प्लस यहाँ कॉपर +2 +3, क्योंकि सिल्वर +1 का समन्वय क्या है? सामान्य रेखीय sp संकर्ण है, किलेट निर्माण का विरोध करता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि क्यों नंबर ऑफ 1 है +1, तो यहाँ पे एक ही मोनोडेंटेड रूप में क्रिया हो सकती है। दूसरा आप आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास समस्थानिक लिगेंड्स या स्पिरिचुअल कोलेट्रल लिगेंड। ये क्या होते हैं? समानिधि लिगेंड, यानी एक स्थायी संकुल को क्षारीय माध्यम में अमोनिया या फॉर्मल्डिहाइड के साथ संघनित करने से वह ऊपर व नीचे से ढककर पिंजरानुमा संरचना बना लेता है। क्या? एक स्थायी संकुल को अगर हम क्षारीय माध्यम में, बेसिक मीडियम में अमोनिया व फॉर्मल्डिहाइड के साथ अगर संघनित कंडेंस्ड कर दिया जाए तो वो क्या ऊपर और नीचे से उसको पिंजरानुमा संरचना बना लेगा। कोऑर्डिनेटेड लिगेंड्स सेपरेशन बना लेता है और ये लिगेंड क्षेत्र CO आयन को इस प्रकार से घेर लेता है कोबाल्ट को कि क्रियात्मक स्थिर नुमा संरचना बन जाती है। क्या? एक पिंजरानुमा संरचना बन जाती है। इसमें वो क्या मेटल क्या है? बंद हो जाता है। इस प्रकार के संकुल को हम क्या कह देते हैं? समाधिस्थ
संकुल, या इसको हम कहते हैं सैंपलिंग को एकल संकुल के रूप में भी कह सकते हैं, स्पेल क्लोरेट लिगेंड्स के रूप में भी इसको हम कह देते हैं। तो ये क्या आ जाता है, समाधींस लिगेंड कहलाता है। इसके बाद आता है हमारे पास टेम्पलेट इफेक्ट। टेम्पलेट इफेक्ट क्या है, ये देखिए हीमोग्लोबिन में, इनमें हम बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन क्लोरोफिल का निर्माण इस प्रभाव के कारण होता है, जिसमें क्या होता है, एक चक्रीय पॉलीईथर, जिसे हमने क्राउन ईथर कहते हैं, चक्रीय पॉलीईथर धातु आयनों के साथ त्रिविम विशिष्ट स्टीरियो स्पेसिफिक अभिक्रिया करके एक स्थायी संकुल का निर्माण करता है। इसे हम टेम्पलेट प्रभाव कह देते हैं। क्या बताया था इसमें, हीमोग्लोबिन एग्जाम्पल लिया हमने, क्लोरोफिल का भी लिया है। इसके निर्माण का प्रभाव के कारण क्या होता है कि चक्रीय पॉलीईथर, जिसे हम क्या कहते हैं, क्राउन ईथर कह देते हैं, चक्रीय पॉलीईथर धातु आयनों के साथ एक स्टीरियो स्पेसिफिक अभिक्रिया करके स्थायी संकुल का निर्माण कर देते हैं, और इसको हम कहते हैं टेम्पलेट इफेक्ट। क्राउन ईथर में एक आंतरिक घेरे में दाता ऑक्सीजन अणु रहते हैं, और उनके मध्य एक केविटी बन जाती है, गुहिका बन जाती है, जिसे रिक्त स्थान रह जाता है, जिसमें गुहिका के आकार का कोई धातु आयन जो होस्ट के रूप में होता है, धातु आयन फिट होकर के एक स्थायी संकुल का निर्माण करता है। और ये सारा क्या कहलाता है, टेम्पलेट इफेक्ट। देखिए लिथियम बेंजो 12 क्राउन 4 संकुल की हम यहाँ बात कर रहे हैं। चारों ऑक्सीजन है, इसके अंदर एक गुहिका का निर्माण हो रहा है। बेंजो 12 क्राउन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हमने बताया है। बेंजो 12 क्राउन, बेंजीन रिंग लगी हुई है, 12 क्राउन इसके साथ टोटल आ रहे हैं। और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन 4 संकुल, 4 ऑक्सीजन के मध्य एक गुहिका बन जाती है, केविट, जिसके अंदर क्या होता है, केविट बनने के कारण यहाँ पे ये इस प्रकार से लिथियम या कोई भी मेटल जो इसके आकार का समा जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम कह देते हैं इसको टेम्पलेट इफेक्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि मैक्रो साइक्लिक इफेक्ट। मैक्रो साइक्लिक इफेक्ट में क्या होता है, देखिए नॉन साइक्लिक लिगेंड की तुलना में हम कहते हैं साइक्लिक बहुदंतक लिगेंड से बने हुए संकुल अधिक स्थायी होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। स्वाभाविक है, नॉन साइक्लिक कंपेयर में साइक्लिक में ज़्यादा होंगे स्टेबल। फॉर एग्जांपल देखिए, ये अमोनिया का एक एग्जांपल हमने लिया, जिंक के साथ क्रिया करते हैं, तो आप देखते हैं यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बना तो 11.25 मान इसका आ रहा है। यही हमने एक साइक्लिक कंपाउंड के रूप में जिंक को हमने लिया, तो यहाँ पे जिंक का एक कॉम्प्लेक्स बन गया, और ये क्या बना, ये दीर्घ चक्कर की प्रभावित होता है। तो जितना साइकिल बन रही है, इसका मतलब इसका मान जो है वो इसके कंपेयर में ज़्यादा ही होगा, मोर स्टेबल भी होगा। इसके अतिरिक्त ताप है, दाब है, सांद्रता का भी प्रभाव पड़ता है, जैसे सामान्य उत्क्रमणीय अभिक्रिया पड़ता है। तो ये तो एक जनरल है, इसमें टेम्परेचर का भी प्रभाव पड़ता है, प्रेशर का भी प्रभाव पड़ रहा है, कंसंट्रेशन का भी प्रभाव पड़ा है। लेकिन मेन जो मुख्य जो इंपॉर्टेंट प्रभाव थे वो हमारे पास क्या है, इसके मुख्य प्रभाव वो थे कि मेटल की स्थिति क्या है, लिगेंड की स्थिति क्या है, और मेटल के अंदर मेटल का आकार क्या है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, उसका डी कक्ष का भराव क्षमता क्या है। इसी प्रकार से लिगेंड के अंदर उसका आकार क्या है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, वो मोनोडेंटेड है, बाईडेंटेड है, मल्टीडेंटेड है, वो साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक है, वो चक्रीय है या अचक्रीय है, वो पॉलीईथर बना रहा है या नहीं बना रहा है। ये सारे कैरेक्टर क्या हैं, हमारे बने हुए मेटल कॉम्प्लेक्स को कहीं न कहीं किसी न किसी कारक के रूप में प्रभावित करते हैं। तो ये हमने आज पॉइंट्स को लिया। इसके अंदर एक छोटी सी पॉइंट और आ रहा है कि इनोसेंट और नॉन इनोसेंट लिगेंड। लिगेंड दो प्रकार के थे, तो हम कहते हैं मासूम और अमासूम लिगेंड। तो नाम से भी जैसे जॉर्जेंस ने इसको बताया था, इनोसेंट नॉन इनोसेंट, ऑक्सी कारक अवस्था सदैव स्थिर बनी रहती है। इनोसेंट के अंदर ऑक्सी कारक अवस्था जो लिगेंड की है वो सेम बनी रहेगी, जैसे फ्लोराइड है -1 है तो -1 ही रहेगी, इसको कहते हैं मासूम लिगेंड। और एक होता है नॉन इनोसेंट, जो जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर बदलता रहता है, वो अमासूम लिगेंड कहते हैं, जैसे NO+, NO-, NO न्यूट्रल। तो NO की 3 बदल गई, प्लस भी है, माइनस भी है, न्यूट्रल भी है। इट मीन्स दिस इज द लिगेंड, जो वो क्या होगा, नॉन इनोसेंट लिगेंड होगा, अमासूम होगा। तो कठोर धातु आयन के साथ जितने अधिक मृदु लिगेंड जुड़े हुए होंगे उतने ही मृदु व अम्लीय व्यवहार दर्शाएंगे, और मृदु क्षार धातु के साथ कठोर लिगेंड जुड़े होंगे तो उसका व्यवहार कठोर अम्लीय हो जाएगा। जॉर्जेस ने इसे जैविक पद सहजीविकता से भी संबोधित किया था जॉर्जेस ने। तो इस प्रकार से हम मासूम और अमासूम लिगेंड को भी हम इसमें बता सकते हैं। थैंक यू।